नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोयल स्वागत करता हूं आपका उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गणित के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि फूड इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न लिखा गया है, दो घड़ी ए तथा बी कुल 840 रुपए में खरीदी गई। एक घड़ी को 16% लाभ पर तथा दूसरी को 12% हानि पर बेचने से कुल मिलाकर न तो लाभ होता है ना ही हानि, तो घड़ियों के क्रय मूल्य क्या हैं, यह पूछा है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है लाभ और हानि का। अगर आपने प्रतिशत भी पढ़ा है तो भी आप इस प्रश्न को बहुत अच्छी से कर सकते हैं। चलिए समझते हैं। देखिए, दो घड़ी आप खरीद कर लाए हैं, टोटल 840 रुपए आपने खर्च किए हैं, मतलब दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य कितना है, 840। अब इन दोनों घड़ियों को आपने बेचा है। एक को आपने बेचा है लाभ पर और दूसरे को आपने बेचा है हानि पर, लेकिन पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ ना ही हानि हुई। मतलब अगर पूरे सौदे में क्रय मूल्य 840 रुपए है तो पूरे सौदे में विक्रय मूल्य भी कितना होगा, 840 होगा। एक तरीका तो यह है करने का। पूरे सौदे में अगर क्रय मूल्य 840 है तो पूरे सौदे में विक्रय मूल्य भी कितना होगा, 840 होगा। मतलब आपने जितने रुपए खर्च किए उतने ही रुपए आपको मिल गए। एक तरीका यह है जहां से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, बताऊंगा अभी। एक और तरीका क्या है, एक और तरीका सोचने का यह है कि जितने रुपए का आपको लाभ हुआ, जितने रुपए का आपको लाभ हुआ उतने ही रुपए की आपको हानि हुई। यहां से भी आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहले वाले घड़ी में आपको 20 रुपए का लाभ हुआ, मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूं, पहले वाले घड़ी में आपको 20 रुपए का लाभ हुआ तो दूसरे वाले पे क्या होगा, 20 रुपया का हानि होगा। तभी तो पूरे सौदे में ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगी। तो ये दो कॉन्सेप्ट यहां पे बनते हैं, दोनों में से किसी भी कॉन्सेप्ट का यूज करके प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं आप। यहां पे मैंने क्या बताया, टोटल क्रय मूल्य 840 रुपए है तो टोटल विक्रय मूल्य भी क्या होगा, 840 रुपए। यहां पे मैंने क्या बताया, जितना लाभ हुआ है पहले वाले पे उतनी ही हानि होगी दूसरे वाले पे। यहां से प्रश्न को करना थोड़ा सा आसान है क्योंकि डेटा थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कैसे होगा समझते हैं। चलिए देखिए, समझेंगे इसको। 840 रुपए में आपने दो घड़ी खरीदी है, तो मान लिया पहले वाले घड़ी का क्रय मूल्य अगर x है तो दूसरे वाले घड़ी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 840 माइनस x हो जाएगा। सबसे पहला काम तो यह करना है, पहले वाले घड़ी का क्रय मूल्य अगर आपने x बोला तो दूसरे वाले घड़ी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 840 माइनस x। अब पहले वाले घड़ी को आपने बेचा है लाभ पर, कितना प्रतिशत लाभ, 16%, और दूसरे वाले पे 12% की हानि। यहां पे 16% का लाभ और यहां पे 12% की हानि। आपने क्या समझा अभी, लाभ और हानि दोनों क्या होंगे, बराबर। तो x रुपए पे 16% का लाभ लिया तो लाभ की बात करूंगा तो लाभ क्या होगा, x का 16%, ये क्या होगा, लाभ होगा। ठीक, ये क्या बता रहा है, केवल लाभ को बता रहा है। 840 माइनस x पे हानि कितना परसेंट, 12%, तो 840 माइनस x का कितना लिख दूंगा, 12%। ये क्या बता रहा है, हानि को बता रहा है। ये बता रहा है लाभ को और ये बता रहा है हानि को, दोनों क्या होंगे, बराबर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 100 से 100 काट दीजिए, 4 चौको 16, 4 त्रिका 12। सिंप्लीफाई करिए, कितना हो गया ये 4x, ये कितना हो जाएगा, देखिए 3 चौको 12, 3 अठे 24 और 1 25, माइनस कितना 3x। पक्षांतर करेंगे तो 4x में 3x ऐड हो जाएगा, बराबर कितना 2520। तो यहां से 7x का वैल्यू कितना हो गया, 2520 हो गया। तो x का वैल्यू यहां पे सिंप्लीफाई करके आप बता सकते हैं 2520 बटा 7 कितना आ जाएगा, देखिए 7 तिरका 21, 7 छंग 42, 360 रुपया आया x का वैल्यू।
इसका मतलब आप बता सकते हैं पहले वाले घड़ी का क्रय मूल्य कितना हो गया 360 रुपया, तो दूसरे वाले का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 840 में से 360 को घटा दीजिए, 14 में 6 जाएगा 8 बचेगा, 7 में 3 जाएगा 4 बचेगा। तो पहले वाले का क्रय मूल्य हो गया 360 और दूसरे वाले का 480। ऑप्शन देख लीजिए 360 और 480, ऑप्शन ए में आप देख पा रहे हैं। एक और तरीका बनाने का है, उसको भी समझेंगे। एक और तरीका क्या है बनाने का, उसको समझिए। देखिए एक और तरीका क्या है, यहां पे मैंने क्या बोला, लाभ और हानि बराबर है। सेकंड वाले में मैं क्या करता हूं, विक्रय मूल्य को लेके बनाता हूं। पहले वाले घड़ी को आप खरीद के लाए x रुपए में और इसको बेचे कितना में, तो आप देख पा रहे हैं इस घड़ी को कितने में बेचा हूं, 16% लाभ पर। तो इसको बेचा मैं 16% लाभ पर। दूसरे वाले घड़ी को आपने कितना में खरीदा है, 840 माइनस एक्स में, और इसको बेचा कितने में आपने, 12% हानि में। अब x रुपए का खरीद के लाया, 16% लाभ में बेचा हूं, तो घड़ी बिकेगा कितने में, तो आप बोलेंगे x का 116%। यह डिफरेंस होता है। अगर मैं x का 116% लिखा मतलब यह क्या है, विक्रय मूल्य है। अगर मैं x का 16% लिखा तो वो क्या है, लाभ है। 100 में ऐड करके बताया तो आपको फाइनल वैल्यू मिलेगा। x रुपए में 16% का लाभ लेने का मतलब यह हुआ, मैं मूल्य को 16% बढ़ा दिया, तो x का 116%, यह क्या हो गया, पहले वाले घड़ी का विक्रय मूल्य। अब देखिए दूसरे वाले घड़ी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 840 माइनस एक्स, इसका कितना लिख दूंगा, 12% हानि, मतलब कितना लिख दूंगा इसका, 88%। ये क्या हो जाएगा, दूसरे वाले का विक्रय मूल्य। समझ पा रहे हैं, ये क्या है, पहले वाले घड़ी का विक्रय मूल्य और ये क्या है, दूसरे वाले घड़ी का विक्रय मूल्य। टोटल विक्रय मूल्य आपको पता है कितना होगा, 840 होगा, क्योंकि पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ है ना ही हानि हुई है, मतलब 840 रुपए पूरे सौदे में आपने खर्च किया और मिला भी कितना आपको, 840 ही मिला है। तो यहां पे मैंने विक्रय मूल्य का यूज करके बनाया है, यह है पहले वाले का विक्रय मूल्य, यह है दूसरे वाले का विक्रय मूल्य और यह है पूरे सौदे का विक्रय मूल्य। यहां से भी आप एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो आपको आंसर वही मिलेगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो गया यहां पे। तो आपको केवल दो बातें समझनी है कि अगर मैं x में 10% का वृद्धि करता हूं तो नया मान क्या होगा, x का 110%। अगर मैं x का 10% लिखता हूं तो यह क्या होगा, वृद्धि होगा। यह बताएगा नया मान को, अंतिम मान को, और यह बताएगा किसको, वृद्धि को बताएगा। उसी प्रकार x रुपए में 10% लाभ लिया तो x का 10% बताएगा लाभ को और x का 110% बताएगा विक्रय मूल्य को। तो प्रतिशत पढ़े होंगे तो भी आपसे बन जाएगा आसानी से। पूरा प्रतिशत का ही कॉन्सेप्ट है, लाभ हानि तो कुछ है ही नहीं। अगर आपने प्रतिशत बहुत अच्छी से तैयार करके रखा है तो लाभ हानि बहुत आसानी से बनेगा। केवल वहां पे वृद्धि, यहां पे क्या हो जाएगा, लाभ, वहां पे कमी, यहां पे हो जाएगा हानि, वहां पे प्रारंभिक मान, यहां पे क्रय मूल्य, वहां पे अंतिम मान, यहां पे विक्रय मूल्य। ये देखिए वही कॉन्सेप्ट है। तो या तो आप लाभ हानि को लेके बनाओ या तो आप विक्रय मूल्य को लेके बनाओ, दोनों में आपका आंसर आएगा। ठीक, तो यहां पे आप देख पा रहे हैं सेकंड वाले केस में मैंने विक्रय मूल्य को लेके बनाया। पहले वाले घड़ी का विक्रय मूल्य, दूसरे वाले घड़ी का विक्रय मूल्य, पूरे सौदे का विक्रय मूल्य, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो गया। जबकि यहां पे मैंने क्या किया, देखिए, ये देखिए, यहां पे मैंने क्या किया है, पहले वाले घड़ी पे लाभ और ये क्या है, दूसरे वाले घड़ी पे हानि, दोनों क्या है, बराबर। सिंप्लीफाई करके एक्स निकाल लिया। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखेंगे, जहां से आसान लगेगा उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए इसको सिंप्लीफाई करने बोला है, 0.55 पूरे का होल स्क्वायर, इसी प्रकार का कुछ डेटा दिया गया है यहां पे, इसको सिंप्लीफाई करने बोला है। एक बात जो यहां पे आपको नोटिस करनी है वो क्या है, 55 यहां पे भी लिखा है, ये देखिए 55 यहां पे भी लिखा है और 55 यहां पे भी लिखा है, 7 यहां भी है, 7 यहां भी है, 27 यहां भी है, 27 यहां भी है।
केवल अंतर क्या आ रहा है, अंतर ये आ रहा है दशमलव के बाद यहां पे सीधे 55 है, यहां पे क्या है 0, उसके बाद 55, यहां पे दशमलव के बाद 07 है, यहां पे 007 है, यहां पे 027 है, यहां पे 0027 है, ये डिफरेंस आ रहा है। लेकिन यहां पे नोटिस करने वाली बात यह थी 55 यहां भी है, यहां भी है, 7 यहां भी है, यहां भी है, 27 दोनों जगह पे है। तो क्या करेंगे यहां पे आप कोशिश करेंगे सेम बनाने की। अब सेम कैसे बनाएंगे, 0.055 ये देखिए 0.055 इसको कैसे आप 0.55 बना सकते हैं, इसको कैसे आप 0.55 बना सकते हैं, ये कोशिश करनी है। तो कैसे बनाएंगे थोड़ा देखते हैं। देखिए 0.055 को 0.55 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 का मल्टीप्लाई, 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो दशमलव कहां आएगा, एक स्थान आगे, ये देखिए क्या बन जाएगा, ये 0.55 बन जाएगा। उसी प्रकार दिमाग लगाइए 0.007 को अगर मेरे को बनाना क्या है 0.07, तो इसमें क्या करना पड़ेगा 10 का गुणा, ये देखिए 10 का गुणा करने से दशमलव एक स्थान आगे आ जाएगा, क्या बन जाएगा 0.07। तो इसमें अगर मैं 10 का गुणा करता हूं तो ऊपर वाला डेटा मिल जाएगा, इसमें अगर मैं 10 का गुणा करता हूं तो ऊपर वाला डेटा मिल जाएगा, इसमें भी अगर मैं 10 का गुणा करता हूं तो ऊपर वाला डेटा मिल जाएगा। ठीक, अब मैं देखिए क्या कर रहा हूं, ऊपर में तो 0.55 का स्क्वायर लिखा है, उसको जैसा है वैसा छोड़ दीजिए, 0.07 का स्क्वायर प्लस 0.027 का स्क्वायर। अब यहां पे क्या चेंज कर रहा हूं देखिए, इसको मैं सीधे क्या लिख दिया 0.55, इसका मतलब इसमें मैं क्या किया हूं 10 का गुणा किया हूं। अब 10 का गुणा किया तो बैलेंस करने के लिए 10 से भाग भी तो देना पड़ेगा, ऐसा लिख सकता हूं ना। आप ऐसा भी सोच सकते हो 0.55 में 10 का डिवाइड करूंगा, यही तो आएगा। एक और तरीका क्या है सोचने का, इसमें 10 का गुणा किया तो 0.55 बन गया, अब 10 का गुणा किया तो बैलेंस करने के लिए 10 से भाग देना पड़ेगा, 10 से भाग दे दिया। इसको मैं क्या लिखूंगा 0.07 डिवाइड बाई कितना 10 का स्क्वायर, यहां क्या लिखूंगा 0.027 डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं। ठीक, अब आसानी से बन जाएगा ये, देखिए बहुत आसान हो गया। ये क्या हो जाएगा 0.55 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 0.07 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 0.027 का स्क्वायर। अब यहां पे आधार में सबके क्या आएगा देखिए 10 का स्क्वायर, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 0.55 का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना 100, यहां पे क्या बनेगा 0.07 का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना 100, यहां पे 0.027 का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना 100। अब ये 100 100 और 100 कॉमन निकल जाएगा और दोनों क्या हो जाएंगे ऊपर नीचे वाले कैंसिल, ये 100 कहां पहुंचेगा ऊपर, तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा आपको 100 मिलेगा। ठीक, यह भी महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे कैसे सॉल्व करना है। 100 100 और 100 को कॉमन निकाल दीजिए तो ऊपर और नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, ये 100 ऊपर जाके फाइनली आपको आंसर क्या मिलने वाला है 100 मिलेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 15 मिनट तथा 20 मिनट में भर सकते हैं तथा तीसरा नल सी भरी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। पहले ए तथा बी 5 मिनट तक खुले रहते हैं तथा इसके बाद सी भी खोल दिया जाता है, टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी। टंकी खाली हो रही है, ऐसे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे भाई। ए और बी पहले 5 मिनट तक टंकी को भरे हैं, उसके बाद सी को भी खोल दिया गया, इसका मतलब यह हुआ कि सी का स्पीड इतना ज्यादा है कि वो टंकी को क्या करने लगेगा खाली करने लगेगा। ए और बी जितना मिल के पानी भरेंगे उससे ज्यादा कौन खाली करने लगेगा सी, इसीलिए टंकी क्या हो रही है खाली। प्रश्न में बोल दिया टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी, इसका मतलब नल सी की क्षमता बहुत ज्यादा है। ए और बी जितना मिल के पानी भरेंगे उससे ज्यादा सी क्या करेगा खाली। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए ए 1 मिनट में 2 लीटर पानी भरता है, बी 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है और सी क्या करता है 1 मिनट में 8 लीटर पानी खाली करता है।
ए जो है 1 मिनट में 2 लीटर पानी भरता है, बी 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है और सी 1 मिनट में 8 लीटर पानी खाली करता है। तो आप देख सकते हैं सी का क्षमता इन दोनों का मिला देंगे उससे भी ज्यादा है। इन दोनों मिलके 5 लीटर पानी भर रहे हैं, जबकि सी क्या कर रहा है, 8 लीटर पानी को खाली कर देता है। उसी प्रकार का कुछ प्रश्न है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहां से एक तरीका तो यह है, आप बता सकते हैं ए जो है ये 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, तो ए 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, 1/15 भाग भर देगा। बी की बात करेंगे तो बी जो है 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, तो 1/12 भाग भर देगा। ए 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/15, और बी 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/12। दोनों मिलके, ये देखिए दोनों मिलके कितने मिनट तक काम किए हैं, 5। तो दोनों मिलके 1 मिनट में कितना भाग भरेंगे, तो बता सकते हैं 1/15 प्लस 1/12। सिंप्लीफाई करिए इसको, 15 और 12 का एलसीएम 60, 15 चौको 60, 12 पंचे 60, कितना आ जाएगा देखिए 9/60। 9/60 भाग 1 मिनट में दोनों मिलके भरेंगे। सिंपल सी बात है, दोनों मिलके 1 मिनट में कितना भाग भरेंगे, 9/60। ए 1 मिनट में 1/15, बी 1 मिनट में 1/12, तो दोनों मिलके 1 मिनट में कितना भरेंगे, 9/60। लेकिन कितने मिनट तक दोनों को खुला रखा गया है, तो आप देख पा रहे हैं दोनों को 5 मिनट तक खुला रखा गया है। तो दोनों मिलके 5 मिनट में कितना भाग भरेंगे, निकाल लीजिए। तो दोनों मिलके 5 मिनट में कितना भाग भरेंगे, तो 5 गुणा 9/60 कितना आ जाएगा, 45/60। सिंप्लीफाई करेंगे, 15 तिया 45, 15 चौको 60, कितना भाग भर गया टंकी का, 3/4 भर गया। 5 मिनट में 3/4 भाग टंकी का भर चुका है। ठीक, 5 मिनट हो गया, टंकी का 3/4 भाग भर चुका है। यहां तक बहुत आसान था। आपने क्या किया, आपने बोला सर 1 मिनट में ए 1/15 भाग भरता है, 1 मिनट में बी 1/12 भाग भरता है, दोनों को एक साथ खोल दिए हैं तो 1 मिनट में 9/60 भाग भर जाएगा। कितने मिनट तक दोनों को खोले रखे हैं आप, 5 मिनट तक। तो 5 मिनट में कितना, 5 × 9/60, भाई 1 मिनट में 9/60, तो 5 मिनट में 5 × 9/60, 45/60 मतलब कितना, 3/4। ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ है यहां पे, ये देखिए ये कोई टंकी है जिसका 3/4 भाग जो है ये 5 मिनट में भर चुका है। अब नल कौन चालू होने वाला है, सी चालू होने वाला है। अभी तक ए और बी नल को भर रहे थे, अब कौन चालू होगा, सी। सी की क्षमता इतनी ज्यादा है कि पानी क्या होगा, खाली होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है, ए और बी तो चालू है ही, उसके साथ में सी को भी चालू कर दिए। मतलब ये दोनों जितना पानी भरते हैं उससे ज्यादा पानी ये क्या कर रहा है, खाली। जैसा कि मैंने समझाया कि ये 2 लीटर पानी भरता है, ये 3 भरता है, 5 लीटर पानी आ रहा है और इसकी क्षमता कितनी है, 8 लीटर खाली करने की। मतलब 5 लीटर तो ये खाली हो गया, उसके बाद भी इसके पास क्षमता कितनी बचती है, 3 लीटर खाली करने की। वो कहां से खाली होगा, तो टंकी का जो पानी भरा हुआ है वो भी खाली होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, ये 2 आया और गया, ये 3 आया और गया, 5 लीटर पानी गया, उसके बाद भी सी के पास क्षमता कितनी है, 3 लीटर पानी निकालने की। वो कहां से निकलेगा, अगर पहले टंकी में कुछ पानी है तो वो भी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पे देखना पड़ेगा कि ए, बी और सी जो हैं ये 1 मिनट में क्या कार्यक्रम करते हैं। तो 1 मिनट में तीनों क्या करेंगे, देखिए ये 1/15 भरा, बी 1/12 भरा और सी क्या करता है 1 मिनट में, तो आप देख लीजिए 1/6 भाग खाली करता है। तो यहां क्या लिख दिया, -1/6। 1 मिनट में अगर मेरे को कार्यक्रम देखना है कि क्या होने वाला है, जैसे कि यहां पे आपने देखा कि ए जो है 2 लीटर भरा, बी 3 लीटर भरा, तो आप क्या लिखते, 2 + 3 -8। उसी प्रकार यहां पे 1 मिनट में ए 1/15 भरा, बी 1/12 भरा और सी 1/6 खाली कर दिया। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 60, 15 चौको 60, 12 पंचे 60, 6 दहम में 60। तो सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, -1/60। ये -1/60 भाग क्या है, इस बात को समझिए। 1/15
15 आया, खाली हो गया। 1/12 आया, खाली हो गया। उसके बाद भी इसके पास क्षमता कितनी बची है? 1/60 भाग खाली करने की। समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये देखिए, इधर से कितना आया? 1/15। इधर से कितना आया? 1/12। और ये खाली कितना कर सकता है? 1/6। तो 1/15 आया, निकल गया। 1/12 आया, निकल गया। उसके बाद भी क्षमता कितनी बची है? इसके बाद क्षमता बची है 1/60 भाग खाली करने की। ये क्षमता किसकी शो कर रहा है? सी की। मतलब यहां से अगर मैं देखूं तो पूरा का पूरा एक भाग जो है ये 60 मिनट में खाली हो जाएगा, अगर ये तीनों की तीनों नल चालू रहेंगे तो। एक भरी टंकी है और भरी टंकी में तीनों नलों को चालू कर दो तो पूरी भरी टंकी कितने मिनट में खाली हो जाएगी? 60 मिनट में। लेकिन टंकी कितनी भरी थी? तो आपको पता है टंकी 3/4 भाग भरी थी, तो 3/4 भाग को खाली होने में कितना समय लगेगा? 3/4 × 60। तो यहां से आप देख पा रहे हैं 45 मिनट में जो टंकी भरी थी वो क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। एकदम डिटेल्ड में बता रहा हूं, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये -1/60 है क्या। ये -1/60 ये है कि तीनों को अगर 1 मिनट तक मैं खोल दिया हूं तो जो पानी ए और बी भर रहे हैं वो तो खाली हो गया, उसके बाद भी सी के पास क्षमता कितना बचा है? 1/60 खाली करने का। मतलब तीनों को एक साथ चालू कर दूंगा तो एक भरी टंकी 60 मिनट में खाली हो जाएगी। भाई 1 मिनट में 1/60 खाली होगी तो एक पूरी भरी टंकी 60 मिनट में खाली हो जाएगी। तो खाली कितना करना है? 3/4 भाग। तो समय कितना लगेगा? 45 मिनट। एकदम डिटेल्ड में प्रोसीजर है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछा गया था, 8 अंक का। और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में भी और व्यापम के परीक्षाओं में भी। फालतू आप इसका ट्रिक पढ़ेंगे तो कंफ्यूज होंगे। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन करेंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। आपको सबसे पहले तो यह निकालना है कि ए और बी 5 मिनट में कितना टंकी भरेंगे। तो आपने बताया 3/4, आसानी से बता सकते हैं। 1 मिनट में कितना? तो आपने बताया 1 मिनट में 9/60। तो 5 मिनट में कितना? 45/60, मतलब 3/4। अब सी को चालू करेंगे तो यह क्या होगा? खाली होना स्टार्ट होगा। तो तीनों मिलके 1 मिनट में कितना खाली करेंगे? 1/60 भाग। मतलब पूरा का पूरा टंकी 60 मिनट में खाली करेंगे। कितना खाली करना है? 3/4 भाग। तो समय कितना लगेगा? 45 मिनट लगेगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। तो कुछ कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर होने चाहिए। आजकल पीएससी का और व्यापम का ट्रेंड ऐसा हो गया है कि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो तभी बनेंगे जब आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। अगर रटने पे ध्यान देंगे, ट्रिक पे ध्यान देंगे तो क्वेश्चंस कभी नहीं बनेंगे आपसे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि ये घंटियां 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बजें तो 30 मिनट में ये कितनी बार इकट्ठी बजेंगी? ठीक, ये प्रश्न किसका है? एलसीएम का, लघुत्तम समापवर्ती का। ठीक, बोल क्या रहा है? 6 घंटियां हैं। पहली घंटी हर 2 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 2 सेकंड हुआ, घंटी बजी। फिर 2 सेकंड हुआ, घंटी बजी। हर 2-2 सेकंड में पहली घंटी बजती है। दूसरी वाली हर 4 सेकंड में, तीसरी वाली हर 6 सेकंड में, चौथी वाली हर 8 सेकंड में, पांचवी वाली 10 सेकंड में और छठी वाली 12 सेकंड में। तो एक ऐसा समय निकाल लो, एक ऐसा डेटा निकाल लो जो इन 6 संख्याओं से क्या होता हो? विभाजित। और वो डेटा क्या होता है? एलसीएम। पहले वाले वीडियो में आपको समझाया था। तो इन 6 संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा? 120 सेकंड। 120 सेकंड का मतलब क्या बोलेंगे आप? 2 मिनट बोलेंगे। इन संख्याओं का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? इन संख्याओं का एलसीएम आएगा 120 सेकंड, क्योंकि डेटा किसमें दिया है? सेकंड में दिया है, तो एलसीएम भी किसमें आएगा? सेकंड में आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि हर 120 सेकंड में ये 6 घंटियां एक साथ बजेंगी। पहली बात तो 120 सेकंड हुआ, 6 घंटियां एक साथ बजी। क्यों? क्योंकि 120 जो है छोटे से छोटा डेटा है जो इन 6 से क्या हो जाएगा? विभाजित। मतलब इन 6 संख्याओं के टेबल में 120 आएगा ही।
120 से पहले कोई संख्या आएगी ही नहीं जो इन 6 संख्याओं के टेबल में कॉमन मिल जाए। लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम समझा चुका हूं एकदम डिटेल्ड में। तो 120 क्या है? छोटी से छोटी संख्या जो इन 6 संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी, मतलब हर 120 सेकंड में या 2 मिनट में ये 6 घंटियां एक साथ बजेंगी। जैसे ही 120 सेकंड हुआ 6 घंटियां एक साथ बजी, फिर 120 सेकंड हुआ 6 घंटियां एक साथ बजी, या 2 मिनट बोल सकते हैं। तो बोल क्या रहा है प्रश्न में कि 30 मिनट में ये कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। अब सिंपल सी बात है, एक बार बजती हैं 2 मिनट में, 2 मिनट में कितने बार बजती हैं? एक बार। तो आप बता सकते हैं 30 मिनट में कितने बार बजेंगी, तो आप बोलेंगे सर 15 बार, और आंसर लगा देंगे आप क्या? 15। लेकिन आंसर क्या होगा इसका? 16 होगा। इस बात को समझना है। 30 मिनटों में इकट्ठी कितनी बार बजेंगी? एग्जाम्पल समझिए क्यों 16 बोल रहा हूं। मान लीजिए 8 बजे सभी घंटियां एक साथ बजी थी। मान लीजिए 8 बजे सभी घंटियां एक साथ बजी थी, तो 8 बजे के बाद कब बजेगी? 8:02 पे, उसके बाद 8:04 पे, उसके बाद 8:06 पे, फिर 8:08 पे, फिर 8:10, उसके बाद 8:12, फिर 8:14, फिर 8:16, फिर 8:18, 8:20, 8:22, 8:24, 8:26, 8:28, 8:30। काउंट करके देखिए कितना आ रहा है। 3 और 1 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आ रहा है। तो आपने यहां पे क्या किया? 15 बार आंसर जब आपने निकाला तो ये वाला समय आपने काउंट ही नहीं किया है। 30 मिनटों का मतलब क्या हुआ? 8 बजे से लेके 8:30, 9 बजे से लेके 9:30। अगर आप ये वाला समय काउंट ही नहीं करेंगे, 8:02 से 8:30 बोलेंगे, तो आपका अंतराल कितना होगा? 28 मिनट का होगा ना फिर तो। जबकि बोला क्या है? 30 मिनटों में इकट्ठी कितनी बार बजेंगी, तो 30 मिनटों में इकट्ठी कितनी बार बजेंगी? 16 बार, ना कि 15। ध्यान रखिएगा, यहां पे गलतियां होती हैं। 30 मिनटों का मतलब 8 बजे से लेकर 8:30, तो कितने बार है? 16 बार है। तो आंसर होगा 16। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त करके दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? अच्छा प्रश्न है। एक चुनाव में मान लीजिए कुल X मतदाता थे, ठीक, कुल X मतदाता थे, इसमें से 8% ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। तो कितने लोगों ने मत दिया है? X का 92%। इतने लोगों ने मत दिया है, मतलब मत देने वालों की संख्या कितनी है? 92x/100। यह है मत देने वालों की संख्या। X का 92% ने मत दिया है। अगर 8% मतदाताओं ने मत नहीं दिया तो X का 92% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया है। तो यह क्या है? मत देने वालों की संख्या। अब क्या बोला? जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए। तो जीतने वाला जो है वो कुल मतों का 48, मतलब X का 48% प्राप्त किया है। कौन? जीतने वाला। तो जीतने वाले को कितना मिला है? 48x/100 मिला है। समझ पा रहे हैं? ध्यान रखिएगा, जीतने वाले को क्या मिला है? कुल मतों का 48%। तो कुल मत कितने हैं? कुल मत तो X है ना भाई, इसका 48 नहीं, कुल मतों का 48। प्रश्न में क्या बोला है? कुल मतों का 48। तो ये हो गया कुल मतों का 48। अब यहां पे आप निकाल लीजिए, हारने वाले को कितना मिला? हारने वाला जो व्यक्ति है उसको कितना मिलेगा? अब इतने लोगों ने मत दिया था, 92x/100 लोगों ने, उसमें से 48x/100 किसको मिला है? जीतने वाले को। जीतने वाले को इतने मत मिले भाई, जितने दिए हैं उसमें से इतना मत किसको मिला है? जीतने वाले को। तो हारने वाले को कितना मिलेगा? तो 92x/100 में से 48x/100 को घटा दीजिए। तो घटाने में कितना आएगा? देखिए, 12 में 8 जाएगा 4, 8 में 4 जाएगा 4, 44x/100 ये मत मिले हैं किसको? हारने वाले को। सिंपल सी बात है।
एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। जीतने वाले को टोटल का 48%, ये जीतने वाले के मत हो गए। हारने वाले को कितना मिला, तो टोटल जो दिए हैं उसमें से इसको घटा दीजिए तो क्या मिल जाएगा, हारने वाले के मतों की संख्या। अब बोल क्या रहा है, 1100 मतों से चुनाव जीत गया कौन, पहला वाला उम्मीदवार। इसका मतलब दोनों के मतों का अंतर कितना है, 1100। ये देखिए दोनों के मतों का अंतर कितना बता दीजिए, 1100 बता दीजिए। अगर मैं आपसे 1100 मतों से चुनाव जीत गया, इसका मतलब आपने जितने मत प्राप्त किए हैं उससे 1100 मत ज्यादा मैं प्राप्त किया हूं। ठीक, मतलब दोनों के मतों का अंतर कितना हो जाएगा, 1100। तो ये हो गया 4x बटा 100 बराबर 1100। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 से कट करिए कितना आ जाएगा, 25। 25 से कम 25, 25 से कम 25 और 2 27। 27,500 लोगों ने, 27,500 मतदाता थे। ये देखिए 27,500। एक्स क्या है, मतदाता कितने थे, 27,500। दिए कितने हैं, इसका 92%। प्रश्न में क्या पूछा था, कितने मतदाता थे, तो आंसर हो जाएगा 27,500। तो अच्छे प्रश्न है ये। इसी प्रकार का एक प्रश्न इस बार सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था, देख सकते हैं आप, इसी प्रकार का एक प्रश्न था वो। तो अच्छे प्रश्न है ये, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। पूरे वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यदि a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान पूछा है। तो जब भी आपको इस प्रकार से बराबर में डेटा दिया रहेगा तो आपको क्या करना होता है, बराबर में k मान लेना होता है। इसको बोलते हैं k नियम, k मेथड। तो क्या हो जाएगा, देखिए का मतलब जनरली क्या होता है, गुणा होता है। का के प्लेस पे क्या लगा दिया, वो गुणा। वैसे वी बोर्ड मास आप पढ़ेंगे तो वहां पे आप ओ का मतलब पढ़ते हैं, ओ का मतलब होता है ऑफ, हिंदी में बोलते हैं का। इसको गुणा के जैसे सॉल्व करते हैं, गुणा के जैसे, लेकिन भाग से पहले किया जाता है। ठीक, यहां पे उतना यूज नहीं होगा। का के प्लेस पे आपने गुणा लिख दिया, का के प्लेस पे गुणा, 0.25 को आप क्या लिख सकते हो, 25/100, और यहां पे का के प्लेस पे गुणा 1/5। ठीक, तो प्रतिशत को हटाया तो प्रति सैकड़ा लगा दिया हूं, और का के प्लेस पे क्या लगाया हूं, गुणा लगा दिया हूं। सिंप्लीफाई करेंगे यहां पे तो 0 से 0 कैंसिल, 25 से कम 25, 25 चौको 100। तो ये कितना हो जाएगा, 1 गुणा 3/10, ये कितना हो जाएगा b/4, और ये कितना हो जाएगा c/5 बराबर कितना, k। अब क्या करिए, a, b और c का वैल्यू k के पद में निकाल लीजिए। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 10k/3, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 4k, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 5k। बराबर में k मानना है, a, b और c का वैल्यू को k के पद में निकालना है। अब चाहिए क्या आपको, a अनुपात b अनुपात c चाहिए। तो a का वैल्यू 10k/3, b का वैल्यू 4k, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 5k। अनुपात के प्रत्येक पद को समान संख्या से भाग दे सकते हैं, तो k और k कैंसिल हो जाएगा। तो यहां बचा 10/3, यहां बचा 4/1, यहां बचा 5/1। अनुपात के पद कभी भी p/q के रूप में, ये देखिए अनुपात के पद कभी भी इस प्रकार से फ्रैक्शन के रूप में नहीं होने चाहिए, कभी भी नहीं होने चाहिए। इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, 3, 1 और 1 का एलसीएम ले लीजिए। तो ये हो गया 3, 3 से 3 को भाग देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 10 में कितना हो गया 10। 1 से 3 को भाग देंगे 3 आएगा, 3 का गुणा 4 में कितना हो गया 12। 1 से 3 को भाग देंगे 3 का गुणा 5 में कितना हो गया 15। इसको छोड़ दीजिए तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया 10, 12 और 15। ठीक, ये सब बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। अनुपात के पद को अगर सिंप्लीफाई करना है तो 3, 1 और 1 का एलसीएम कितना लिया 3, 3 से भाग दिया 1 आया, 1 का गुणा 10 में 10 हो गया। 1 से भाग दिया 3 आया, 3 का गुणा 4 में 12 हो गया। 1 से भाग दिया 3 आया, 3 का गुणा 5 में 15 हो गया। तो 10, 12, 15। ठीक, आसान प्रश्न है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 2 का घात x बराबर 3 का घात y बराबर 6 का घात माइनस z हो तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इसका मान निकालना है। तो यहां पे भी आप देख पा रहे हैं बराबर में डेटा आपको दिया है, 2 का पावर x बराबर 3 का पावर y बराबर 6 का पावर माइनस z, बराबर में कितना मान लीजिए k। बराबर में जनरली आपको डेटा दिया होता है तो बराबर में k मान लेते हैं। अब देखिए 2 का पावर x बराबर k, तो यहां से 2 का वैल्यू क्या मिलेगा, k का पावर में 1/x। पावर जब बराबर के उधर जाएगा तो 1 के बटे में हो जाता है। इसी प्रकार 3 का पावर y बराबर k, तो यहां से 3 का वैल्यू क्या मिलेगा, k का पावर 1/y। इसी प्रकार 6 का पावर माइनस z बराबर k, तो 6 का वैल्यू क्या मिलेगा, k का पावर माइनस 1/z। अब यहां से आपको चाहिए क्या, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान। ये देखिए 1/x आपको दिख रहा है, 1/y आपको दिख रहा है, 1/z भी आपको दिख रहा है। अब क्या किया जाए, अब देखिए क्या करना है आपको, 6 का वैल्यू आपको क्या दिया है, k का पावर माइनस 1/z। तो इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 into 3 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं 2 into 3। अब 2 का वैल्यू आपको पता है कितना, k का पावर 1/x। 3 का वैल्यू पता है कितना, k का पावर 1/y बराबर k का पावर माइनस 1/z। अब घातांक का नियम लगा दीजिए, आधार समान है तो घात को जोड़ दीजिए, 1/x प्लस 1/y। अब दोनों साइड अगर आधार समान होता है तो घात क्या हो जाती है, बराबर, तो 1/x प्लस 1/y बराबर माइनस 1/z। माइनस 1/z को इधर लाऊंगा तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 0। यही प्रश्न में पूछा था। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख सकते हैं आप। बराबर में जब भी डेटा दिया रहेगा तो जनरली बराबर में k ही मानते हैं आप। 2 का मान मिल जाएगा k की पावर 1/x, 3 का मान k की पावर 1/y और 6 का मान k की पावर माइनस 1/z। 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 3 लिख सकता हूं, 2 का मान पुट कर दिया, 3 का मान पुट कर दिया। घातांक के कुछ बेसिक नियम आपको पता होने चाहिए। अगर x की पावर m गुणा x की पावर n है तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर m प्लस n हो जाएगा। अगर x की पावर m बराबर x की पावर n है तो ये क्या हो जाता है, m बराबर n हो जाता है। आधार समान है, बीच में गुणा तो घात ऐड हो जाएंगी। आधार समान है बराबर में तो घात बराबर हो जाती है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक, जब कभी भी इस प्रकार का स्टेटमेंट आपको दिखाई देगा, हमेशा सेकंड वाले नाम को ही आप x मानेंगे। हमेशा एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसमें हमेशा सेकंड वाले नाम को ही x मानेंगे। तो सेकंड वाला नाम क्या है, पुत्र, तो पुत्र की आयु कितना मान लिया, x वर्ष मान लिया। पुत्र की आयु कितना मान लिया, x वर्ष। अब पुत्र की आयु x वर्ष, फिर से बोल रहा हूं, सुधार लेना एक बार। अब पुत्र की आयु x वर्ष मान लिया तो व्यक्ति की आयु क्या हो जाएगी, देखिए व्यक्ति की आयु क्या होगी, तो बोला क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से 3 अधिक, तो क्या हो जाएगी, 3 गुने से 3 अधिक मतलब 3x प्लस 3 हो जाएगी। मान लीजिए मेरी वर्तमान आयु 10 वर्ष है तो मेरे पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, 10 का 3 गुना, सॉरी, मेरी आयु अगर 10 वर्ष है तो मेरे पिता की आयु क्या हो जाएगी, मेरे 3 गुने से 3 अधिक, तो 10 का 3 गुना 30, 30 से 3 अधिक मतलब 33। उसी प्रकार अगर पुत्र की आयु x वर्ष है तो व्यक्ति की आयु क्या हो जाएगी, उसके 3 गुने से 3 अधिक। अब आगे क्या बोल रहा है, 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। लेकिन सबसे पहले बोला 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद आप पुत्र की आयु निकाल लीजिए।
तो 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, x + 3, और व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी, तो यहां लिखेंगे 3x + 3 + 3, तो ये कितना हो जाएगा 3x + 6। सबसे पहला काम। अब कंडीशन रखिए 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु लिख दीजिए, उस व्यक्ति की आयु लिख दिया, उसके पुत्र की आयु का 2 गुना, तो उसके पुत्र की आयु का 2 गुना से 10 वर्ष अधिक होगी। जिसके बगल में 2 गुना बोला, ये देखिए पुत्र की आयु का 2 गुना, तो पुत्र की आयु का 2 गुना से 10 वर्ष अधिक। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा देखिए, 6 से 6 हो गया कैंसिल, तो x का मान कितना आ गया 10। x 10 आ गया तो पूछा क्या है, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु, तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 3 × 10 धन 3, तो आंसर क्या आएगा 33 वर्ष। ऑप्शन बी में आप देख पा रहे हैं। तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स में 2 आपको स्टेटमेंट दिए रहेंगे, पहले वाले से x मानेंगे और दूसरे वाले से x का वैल्यू को आप फाइंड करेंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक कक्षा के 24 छात्रों का औसत भार 35 किलोग्राम है। यदि इस कक्षा के अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 400 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक का भार कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट है औसत का प्रश्न। तो 24 छात्रों का औसत भार 35 किलोग्राम है, तो आपको औसत का परिभाषा पता होगा। औसत का मतलब होता है बराबर वाला हिस्सा। तो 24 छात्रों का औसत भार 35 किलोग्राम है, तो आप 24 छात्रों का कुल भार लिख सकते हैं 24 × 35। कितना आ जाएगा देखिए, 5 चौको 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 3 चौको 12, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना आ गया 840 किलोग्राम। यही आएगा। 5 से गुणा किया, 5 चौको 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 3 चौको 12, 3 दूनी 6 और 1 7। ये 840 क्या बता रहा है? उन 24 छात्रों का टोटल भार। मान लीजिए मेरी कक्षा में 24 छात्र बैठे हैं, तो उन 24 छात्रों के भार को जोड़ूंगा तो मेरे को टोटल कितना मिलेगा? 840 मिलेगा। उन 24 छात्रों के भार को जोड़ूंगा तो मेरे को 840 मिलेगा। अब देखिए अध्यापक भी शामिल हो गया तो कितने लोग हो गए? 25। औसत भार कितना हो गया? 400 ग्राम का वृद्धि, तो 35 में 400 ग्राम का वृद्धि हो गया, तो 400 ग्राम को बदलेंगे किलोग्राम में। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाला डेटा किसमें है? किलोग्राम में। अब 35 किलोग्राम में 400 ग्राम को कैसे जोड़ूंगा? तो 400 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करके जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 35.4। तो यहां पे क्या लिख दिया? 35.4। 25 लोग हो गए, उनका औसत कितना हो गया? 35.4 किलोग्राम। गुणा कर दीजिए, 25 चौको कितना हो जाएगा? 100। 25 पचे 125 और 10 कितना हो गया? 135। 25 तिया 75, 75 और 13 कितना हो जाएगा? 88। एक अंक के बाद दशमलव। मतलब 24 वही छात्र हैं, साथ में अध्यापक को शामिल किया तो टोटल भार कितना आया? 885। 24 छात्रों का टोटल भार था 840, जब अध्यापक को शामिल किया तो टोटल भार कितना आया? 885। मतलब जो वृद्धि हो रही है अध्यापक के कारण, कितने किलोग्राम की वृद्धि हुई? 45। इसका मतलब अध्यापक का भार कितना हो जाएगा? 45। मान लीजिए मेरी कक्षा में 24 बच्चे जो थे उनका टोटल भार था 840, मैं अपना भार शामिल किया तो टोटल भार कितना हो गया? 885। तो जो वृद्धि हुई है वो मेरे कारण हुई है, मतलब मेरा भार कितना हो जाएगा? 45 किलोग्राम। ठीक, अगला देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 5808 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो? तो पूर्ण वर्ग क्या होता है? तो पूर्ण वर्ग मतलब ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल क्या निकल जाए? प्राकृत संख्या निकल जाए। जैसे 4, उससे भी पहले 1। 4 क्या है? पूर्ण वर्ग। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल क्या होता है? प्राकृत संख्या। 9 क्या है? पूर्ण वर्ग। क्योंकि इसका वर्गमूल क्या होता है? प्राकृत संख्या।
16, 25, 100 ये सब क्या है? पूर्ण वर्ग हैं, क्योंकि इनका जो वर्गमूल निकलेगा वो प्राकृत संख्या निकलेगी, दशमलव में नहीं निकलेगा। तो ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल आप प्राकृत संख्या में बता सकते हैं, वो संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण वर्ग। तो बोल रहा है 5808 को छोटी से छोटी कौन सी संख्या से गुणा किया जाए जिससे कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पहले चेक करते हैं कि 5808 में क्या कमी है, कौन सा पेयर इसका कंप्लीट नहीं हो रहा है। 2 दूनी 4, 2 नवा 18, ये देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छीका 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 छीका 12, 2 तिया 6। अब किससे डिवाइड होगा? 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 11 से 11 बार जाएगा, 11 से 1 बार जाएगा। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो 5808 का गुणनखंड क्या निकलेगा? 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 3 गुणा 11 गुणा 11। तो यहां पे 2 का पेयर तो कंप्लीट है, 2 का कंप्लीट, 11 का कंप्लीट, लेकिन 3 का क्या है? इनकंप्लीट। मतलब छोटी से छोटी कौन सी संख्या से गुणा करना पड़ेगा? 3 को। 3 से गुणा करने पे ये पेयर भी क्या हो गया? कंप्लीट। पेयर कंप्लीट मतलब क्या हो जाएगा? वो पूर्ण वर्ग। सिंपल सी बात है, पेयर कंप्लीट होगा 2-2 का, तभी तो वर्गमूल क्या निकलेगा? प्राकृत संख्या निकलेगा। तो छोटी से छोटी कौन सी संख्या से गुणा किया जाए? 3 से। 5808 बोलो या ये बोलो, बात तो एक ही है ना। तो किससे गुणा करेंगे आप? 3 से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तथा एक्स वाई जेड बराबर नॉट 0, मतलब 3 संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पे 0 आना चाहिए लेकिन गुणा करने पे 0 नहीं आना चाहिए, तो इसका वैल्यू पूछा है क्या होगा। देखिए एक तरीका तो ये होता है, आप एक्स वाई जेड का वैल्यू अपने मन में ऐसा सोचिए जिनको जोड़ने पे आ जाए 0 और गुणा करने पे 0 नहीं आना चाहिए, उस वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दो। एक तरीका तो ये होता है, ठीक। इसका प्रोसीजर क्या है? देखिए इसका प्रोसीजर थोड़ा सा टफ है। प्रोसीजर क्या है? देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 आपको दिया है, तो यहां से आप क्या करिए, यहां से आप क्या काम कर सकते हैं? देखिए यहां से आपको चाहिए क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। यहां पे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां पे क्या कर सकते हैं? एक्स प्लस वाई को इधर रखिए और जेड को इधर भेज दीजिए, ठीक। उसके बाद क्या करिए? दोनों पक्षों में वर्ग कर दीजिए, तो एक्स प्लस वाई का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा? माइनस जेड का वर्ग। दोनों पक्षों में वर्ग किया तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर कितना? जेड स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? माइनस 2xy। ये वैल्यू आपने फाइंड कर ली, कितनी हो गई? माइनस 2xy। ये अप्रोच होगा आपका। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का वैल्यू आपने कितना फाइंड किया? माइनस का 2xy आपने फाइंड किया। उसी प्रकार अब क्या करेंगे? y और z को इधर रखो, ये देखिए y प्लस जेड बराबर कितना? माइनस का x। दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया, ये देखिए दोनों पक्षों में वर्ग, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz बराबर एक्स स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? माइनस 2yz। तो ये वैल्यू आपने फाइंड कर ली, ये वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली। उसी प्रकार एक बार जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? देखिए अब क्या करना पड़ेगा, एक बार आपको x प्लस जेड को इधर रखिए, x प्लस जेड को इधर रखिए और y को इधर भेज दीजिए। तो क्या मिलेगा? x प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर माइनस वाई का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz बराबर वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या मिल गया? माइनस का 2xz। अब वैल्यू पुट करिए, थोड़ा सा लेंदी है ये,
इसीलिए आपको यहां पे एक और मेथड बता चुका कि एक्स वाई जेड का आप अपने मन में ऐसा मान सोचो जिनको जोड़ने पे 0 आ जाए और गुणा करने पे 0 ना आए। अब इसकी वैल्यू कितनी निकाली आपने, -2xy, तो यहां पुट कर दीजिए 1/-2xy प्लस 1/-2yz प्लस 1/-2zx। ठीक, यही तो आपको चाहिए था। ये देखिए इसकी वैल्यू कितना पुट किया, -2xy, इसकी वैल्यू -2yz, इसकी वैल्यू -2zx। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, यहां से 1/-2 को बाहर निकाल दीजिए, तो क्या बचेगा 1/xy। ठीक, ये कितना बचेगा भाई, प्लस 1/yz प्लस 1/zx। माइनस का 1/2 को बाहर निकाल दिया तो यहां कितना बचा, 1/xy, यहां 1/yz, यहां 1/zx, तो -1/2। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, एलसीएम कितना आ जाएगा, x y z, तो ये कितना हो जाएगा, z प्लस x प्लस y। अब सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा, देखिए -1/2 x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाई कितना, एक्स वाई जेड। इसको देख लीजिए। अब क्या कर सकते हैं आगे, तो आगे क्या कर सकते हैं, यहां पे आपको x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना दिया है, 0 दिया है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ है, थोड़े से टफ क्वेश्चंस हैं आज के, ध्यान रखिएगा। लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं तो बनने चाहिए आपसे। इसके अलावा एक मेथड और बता चुका हूं आपको, वो मेथड भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हिट एंड ट्रायल करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर आप डेटा नहीं सोच पा रहे हैं जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करे तो थोड़ी सी दिक्कत बढ़ जाती है। तो यहां पे आपको क्या करना था, यहां पे देख लीजिए वापस से एक बार। यहां पे आपको सबसे पहले तो इसका वैल्यू निकालना था, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या किया है, एक बार जेड को उधर भेज दिया, उसके बाद ये वैल्यू निकालना है तो एक्स को उधर भेजा, ये वैल्यू निकालना है तो वाई को उधर पे भेज दिया हो। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक वस्तु के मूल्य में 10% कमी कर देने के बाद इसके मूल रूप में लाने के लिए, इसे मूल रूप में लाने के लिए कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। बहुत आसान है। मान लीजिए प्रारंभिक मान कितना है, 100 रुपया। जब कभी भी प्रतिशत में आपसे डेटा पूछे तो प्रारंभिक मान को 100 मान सकते हैं। 10% की क्या कर दिए, कमी कर दिए, तो नया मान कितना हो गया देख लीजिए। तो नया मान हो जाएगा 100 का 90%, कितना हो गया, 90 रुपया हो गया नया मान। प्रारंभिक मान में 10% की कमी की है तो नया मान कितना हो गया, 90। अब 90 से वापस कहां जाना है, 100। 90 से वापस कहां जाना है, 100। पुराने मान को वापस से नए मान में लाना है तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे, कुल वृद्धि 10, प्रारंभिक मान 90 इंटू कितना, 100%। सिंप्लीफाई करने पे आएगा 100/9। इसी को आप लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। ठीक, बहुत आसान सा प्रश्न था। प्रारंभिक मान 100 है तो नया मान कितना हो गया, 90। अब 90 से वापस कहां जाना है, 90 से वापस जाना है 100। बोल क्या रहा है, इसे मूल रूप में लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो 100 से 90 आने में 10% का कमी हुआ, लेकिन 90 से 100 जाना है तो कितने परसेंट का वृद्धि करना होगा, 11 सही 1/9% का। ऐसे प्रश्नों के लिए पहले भी आपको वीडियो में समझा चुका। प्रतिशत वृद्धि का सीधे सीधे एक फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है, R/100 माइनस R इंटू 100%। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब आपको एक ही डेटा देगा जो कि कमी का है और आपसे पूछे वृद्धि का प्रतिशत। तो R का वैल्यू कितना हो गया, 10। 100 माइनस 10 मतलब 90 इंटू 100। ये देखिए यहीं से आता है फॉर्मूला भी। फॉर्मूला कहीं अलग से नहीं आ जाता है, उसका बेसिक सीखेंगे वहीं से फॉर्मूला आएगा। प्रतिशत के बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। 100 से 90 आए, जब 10% का कमी किया, अब 90 से वापस 100 जाना है तो कितने परसेंट का वृद्धि करना पड़ेगा, 11 सही 1/9। कुछ बच्चे सोचेंगे सर 10 का कमी किए 10 का वृद्धि कर दो, ऐसा नहीं है भाई। क्यों, क्योंकि 100 में 10% का कमी करोगे तो 90 आएगा, जबकि 90 में 10% का वृद्धि करूंगा तो 99 आएगा, ना कि 100।
क्योंकि 90 का 10% क्या होता है, 9 होता है, और 100 का 10% क्या होता है, 10 होता है। यही कारण है कि 100 में 10% का कमी करने पे 90 आता है, जबकि 90 में 10% का वृद्धि करने पे 99 आता है। 100 लाने के लिए कितना वृद्धि करना पड़ेगा, 11 सही 1/9% का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मैं अपने घर से रेलवे स्टेशन पैदल जाता हूं। यदि मैं 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूं, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूं, तो मेरे पहुंचने से 2 मिनट पहले रेलगाड़ी छूट जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मिनट की देरी से पहुंचता हूं, 2 मिनट की देरी से पहुंचता हूं। यदि मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूं, तो मैं गाड़ी के चलने से 2 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। मतलब यह हुआ कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूं तो मैं 2 मिनट पहले ही पहुंच जाता हूं, 2 मिनट पहले ही पहुंच जाता हूं। मेरे घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है, ये देखिए। मान लीजिए घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है, x किलोमीटर है, x किलोमीटर है। प्रश्न में क्या बोल रहा है समझिए, प्रश्न में क्या बोल रहा है, मैं घर से निकला 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो 2 मिनट की देरी से पहुंचा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकला तो 2 मिनट पहले पहुंच गया। ये 2 मिनट देरी और 2 मिनट पहले का मतलब क्या है। मान लीजिए ट्रेन छूटने का समय था 10 बजे का, मैं 9 बजे घर से निकला तो एक बार पहुंचा मैं 10:02 पे। अगले दिन 9 बजे निकला तो पहुंच गया 9:58 पे। यह मतलब हो रहा है 2 मिनट देरी से और 2 मिनट पहले पहुंचने का मतलब क्या हुआ, 10 बजे था ट्रेन छूटने का समय, मैं 9 बजे निकला मान लीजिए घर से, तो एक बार 10:02 पे पहुंचा और एक बार 9:58 पे ही पहुंच गया। इसका मतलब आप देख पा रहे हैं यहां पे कितना समय लगा मेरे को, 1 घंटा 2 मिनट, जबकि यहां पे कितना लगा, 58 मिनट। यहां पे कितना समय लगा है, 1 घंटा 2 मिनट, और यहां पे कितना, 58 मिनट। मतलब मैं लिख सकता हूं समय का जो अंतर है, समय का जो अंतर है वो कितना आ रहा है, 4 मिनट का आ रहा है। समय का अंतर कितना आ रहा है, 4 मिनट का। एक बार तो मैं 10:02 पे पहुंचा और एक बार 9:58 पे ही पहुंच गया। मतलब समय का अंतर कितना है, 4 मिनट। अब समय क्या होता है, दूरी बटा चाल, तो पहले केस में समय कितना हो जाएगा, x/3। x किलोमीटर की दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया तो समय कितना हो गया, दूरी बटा चाल। सेकेंड केस में समय कितना हो जाएगा, x/4। ये समय लिखा है घंटे में, ये समय लिखा है घंटे में, तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा घंटे में। तो 4 को डिवाइड कर दिया किससे, 60 से। किलोमीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, मतलब समय घंटा में, ये भी घंटा में, तो इसको भी घंटे में कन्वर्ट कर दिया। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, 4 से काट दीजिए, 15 आ गया। ये कितना हो गया, 4x - 3x बटा कितना, 12 बराबर 1/15। तो x का वैल्यू कितना आया, 12/15, मतलब कितना, 4/5 किलोमीटर। बहुत आसान है, समय का अंतर करिए, तुरंत आपको आंसर मिलेगा। ठीक, ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। अगला क्वेश्चन देखिए, 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। यदि एक गुफा को 1 मिनट में पार कर जाती है तो गुफा की लंबाई कितनी है। मान लीजिए कोई गुफा है, ये मान लीजिए रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई है 800 मीटर, 800 मीटर। ठीक, ये जा रही है 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यहां पे कोई गुफा है जिसकी लंबाई नहीं पता, तो मैं लंबाई मान लिया कितना, b मीटर, लंबाई मान लिया b मीटर। इसको पार करने में कितना समय ले रही है ये, तो इसको पार करने में समय ले रही है कितना, 1 मिनट। यही बोला है, गुफा की लंबाई पूछा है कितनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको पहले भी समझाया था, यहां पे समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। समय कितना, 1 मिनट, 1 मिनट। दूरी कितना हो जाएगा, जब किसी वस्तु को पार करती है रेलगाड़ी जिसकी लंबाई मेंशन होती है,
तो दूरी क्या हो जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस उस वस्तु की लंबाई। आप खुद सोचिए, गुफा को पार करना है तो एम क्या होगा, गुफा को पार करना। अब गुफा को पार करने के लिए ट्रेन कितना दूरी चलेगी, तो पहले तो गुफा की लंबाई के बराबर, फिर खुद की लंबाई के बराबर। यही कारण है कि दूरी क्या होगा यहां पे, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस गुफा की लंबाई। चाल कितना है, 78। अब यहां पे ये तो मीटर में है, ठीक, ये है किलोमीटर प्रति घंटे में, और ये है मिनट में। ये तो बहुत उत्पटांग सा यूनिट हो गया। आपको पता है समय यहां पे सेकंड में रखो, दूरी यहां पे मीटर में, और चाल किस में रखो, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सेकंड में कन्वर्ट हो गया। ये ऑलरेडी मीटर में है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5/18 से। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 60 गुड़ा 78 गुड़ा 5/18 बराबर कितना, 800 प्लस b। सिंप्लीफाई करेंगे, काट दीजिए, 3 से कितना आ जाएगा, 20, 3 से काटिए कितना आ गया, 6, 6 से काट दीजिए कितना आ जाएगा, 18। सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, 18 पंचे होता है 90, 90 दूनी कितना, 1800। 20 का मल्टीप्लाई करने पे कितना, -800। तो आंसर कितना आ जाएगा, बी का वैल्यू 1000। बी का वैल्यू कितना आएगा, 1000। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में देखिए 1000 है क्या, कहीं पे मिस्टेक हो रहा है क्या, देखिए तो एक बार। मिनट को मैंने कन्वर्ट किया सेकंड में। ट्रेन का लंबाई कितना है भाई, ट्रेन का लंबाई दिया है क्या, 800 मीटर, ठीक है। तो ट्रेन का लंबाई हो गया 800 मीटर, तो 800 प्लस बी। सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे कट किया देखिए, 3 छक 18, 3 दूनी 6, ठीक है, 6 कम 6 18। अच्छा यहां पे 3 आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहां पे 3 आएगा, ध्यान रखिएगा। कितना आ जाएगा ये, मल्टीप्लाई करिए, 20 पंचे 100, कितना आ जाएगा, 1300 आ जाएगा। ये 1300 बराबर 800 प्लस बी। तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1300 में से 800 जाएगा तो बी का वैल्यू आएगा 500। तो कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, नितिन ने कुछ धन उधार लिया जिस पर पहले 3 वर्ष तक ब्याज की दर 6% वार्षिक है, अगले 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक है, तथा 8 वर्ष से अधिक समय के लिए 13% वार्षिक है। यदि 11 वर्ष बाद कुल ब्याज 8160 रुपए दिया जाए तो मूलधन कितना है। तो यहां पे हो क्या रहा है, नितिन ने कुछ धन उधार लिया, P रुपए उधार लिया। इसने पहले 3 वर्ष तक ब्याज दिया 6% दर पर, अगले 5 वर्ष तक इसने ब्याज दिया 9% की दर पर, और 8 वर्ष से अधिक समय के लिए। तो 8 वर्ष के बाद बचे कितने वर्ष, तो आप देख लीजिए 3 वर्ष तो बचेंगे, क्योंकि टोटल कितने वर्ष की बात कर रहा है, 11। तो 8 वर्ष के बाद कितने वर्ष बचे, 3 वर्ष। तो बचे हुए 3 वर्ष के लिए 13% की दर पर। यहां पे कुल ब्याज जो आ रहा है, ये कुल ब्याज कितना आ रहा है, 8160। जब कभी भी कुल ब्याज देगा तो ब्याज का योग ही करना है आपको। जैसे कुल समय दिया होता है तो समय का योग, उसी प्रकार कुल ब्याज दिया है तो ब्याज का योग, तो ब्याज का योग कर दीजिए। P रुपए पर 6% की दर पे 3 वर्ष का ब्याज, ये देखिए। उसी प्रकार P रुपए पर 9% की दर पे 5 वर्ष का ब्याज, प्लस P रुपए पे 13% की दर पे 3 वर्ष का ब्याज, बराबर कितना, 8160। ये क्या लिखा हुआ है, ब्याज पहले 3 वर्ष का, ये भी ब्याज अगले 5 वर्ष का, ये भी ब्याज अगले 3 वर्ष का। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, कितना आएगा, 18P/100। ये कितना आ जाएगा, 9 पचे 45P/100। ये कितना आ जाएगा, 39P/100 बराबर 8160। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम हो गया 100, 9 5 14 और 8 कितना, 22, 4 3 7 1 8 2 10, 102 आ रहा है क्या। कट कर दीजिए इसको, 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, ये आ गया 50।
तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा 8160 इंटू 50 बटे कितना 51। ठीक, 3 से कटेगा क्या, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 सत 21, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा भाई यहां पे 2 और 1 आ जाएगा, 3 सत 21, 3 दूनी 6, ये 0। 17 एकम 17, 17 छिका 102, 160 आ गया। P का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई 16 पंचे 80, 8000 आ जाएगा P का वैल्यू। तो ये कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं भाई, तो मैं थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन कर रहा हूं, यह आपको खुद से करना है। तो P का वैल्यू कितना आ गया 8000, ऑप्शन देख सकते हैं ए है। तो ब्याज का योग करना था आपको और कुछ नहीं है। किसी धन पर 5% वार्षिक दर से, क्या बोल रहा है देखिए, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपए है। इतने ही धन पर इसी दर से इतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा। तो फॉर्मूला के बेस पे सॉल्व करना है। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P1 प्लस R बाई 100 का पावर में N माइनस P। माइनस P करना नहीं भूलेंगे, अगर इतना लिखेंगे तो ये केवल क्या बताएगा, मिश्र धन को बताएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है 328, P को कॉमन निकाल दीजिए, तो P को कॉमन निकालेंगे, R का वैल्यू कितना है 5 और N का वैल्यू कितना है 2 माइनस 1। P को कॉमन निकाल दिया हूं, 5 से कट कर दीजिए, कितना आ गया 20, कितना हो जाएगा देखिए 20 एकम 20 और 1 21 बटा 20 का पावर में 2 माइनस 1। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, कितना आएगा 328 बराबर 21 का स्क्वायर होता है 441, 20 का स्क्वायर होता है 400। तो यहां से कितना आ जाएगा P इंटू 41 बटा 400। कट करिए, 41 से कट हो जाएगा सीधे 8 बार में, तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा 3200 आ जाएगा। 8 एकम 8, 8 चौको 32, तो P का वैल्यू कितना आया 3200। केवल कैलकुलेशन है यहां पे, तो P मिल गया कितना 3200। अब P आपको मिल चुका है 3200, ये देखिए P का वैल्यू आपको मिल चुका है 3200। साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता है आपको, मूलधन गुणा दर, दर कितना 5, समय कितना 2 बटा 100, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, तो कितना हो गया 320, ऑप्शन नंबर सी। तो चक्रवृद्धि ब्याज से पहले आप P निकालेंगे, P मिल गया तो P इंटू R इंटू T बटा 100 करके आपको साधारण ब्याज मिल जाएगा। बहुत बार ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयत के क्षेत्रफल से एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अनुपात पूछा है, किसका अनुपात, आयत के क्षेत्रफल से एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब आयत का क्षेत्रफल ऊपर और त्रिभुज का नीचे। जब त्रिभुज का आधार आयत की एक भुजा है और उसका शीर्ष आयत की सामने वाली भुजा है, ऐसा कुछ बोल रहा है। देखिए मान लीजिए ये हो गया त्रिभुज, तो त्रिभुज का जो आधार है वो आयत की एक भुजा है, तो ये जो त्रिभुज का आधार है ये क्या है, आयत की भुजा, और उसका शीर्ष मतलब ये जो शीर्ष है ये आयत की सामने वाली भुजा। ये देखिए ऐसा कुछ डायग्राम बन जाएगा, ये बन जाएगा डायग्राम। अब आयत का लंबाई को a बोल दिया, चौड़ाई को मैं बोल दिया b। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार कितना है a और ऊंचाई कितना है b, तो a से a कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 2/1, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 2:1। तो ऑप्शन बी में आप देख पा रहे हैं 2:1 है। केवल डायग्राम को ठीक से ड्रॉ करना था। त्रिभुज का जो आधार है वो क्या है, भुजा है आयत की। त्रिभुज का जो शीर्ष है वो क्या है, आयत की भुजा। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर ये इतनी एक भुजा है तो सामने वाली भुजा भी इतनी ही होगी, तो ये क्या हो जाएगी, आयत की चौड़ाई। और जो आयत की चौड़ाई है वही क्या हो जाएगी, त्रिभुज का ऊंचाई। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 सही 1/3, 33 सही 1/3 का वर्ग, इस प्रकार का डेटा आपको दिया गया है। ठीक,
अब एक बात यहां पे समझना है आपको, अगर मैं 2 सही 1/3 लिखा हूं, इसका मतलब क्या होता है, 3 का 2 में गुणा करेंगे 6 और 1 कितना हो जाएगा 7/3। लेकिन ऐसा अगर करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 + 1/3। ध्यान रखिएगा, यहां से आप ऐसा नहीं सोचेंगे 3 कॉमन आएगा सर, 3 कॉमन नहीं आने वाला। आपको 2 सही 1/3 का मतलब समझना है, ये क्या होता है, 2 + 1/3 होता है। 2 गुणा 1/3 नहीं होता है, 2 + 1/3 होता है। तो ये क्या लिखा हुआ है देखा जाए तो 3 + 1/3। ये क्या लिखा हुआ है, 33 + 1/3 का वर्ग। ये क्या लिखा हुआ है, 333 + 1/3 का घन। उसी प्रकार ये क्या लिखा हुआ है, 3333 + 1/3 का पावर 4। और ये क्या लिखा हुआ है, 33333 + 1/3 का पावर 5। तो मैं क्या करता हूं, ये प्राकृत संख्याएं जो हैं इनको आपस में जोड़ देता हूं। ये जितनी भी प्राकृत संख्याएं आप देख पा रहे हैं इनको आपस में जोड़ दीजिए। तो 3 + 33 + 333 + 3333 + 33333, इसको आपस में जोड़ दीजिए। इसके अलावा ये जो भिन्न संख्याएं आप देख पा रहे हैं इनको आपस में जोड़ दीजिए। तो ये कितना हो गया, 1/3, ये कितना हो गया 1/3 का वर्ग, ये कितना हो गया 1/3 का पावर 3, ये हो गया 1/3 का पावर 4 और ये हो गया 1/3 का पावर 5। अब इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ने पे जो भी आएगा उसके साथ इसको जोड़ के आंसर आप बता सकते हैं। ठीक, तो आगे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसके आगे बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पहले भी इस प्रकार के प्रश्न आपको करा चुका हूं। यहां पे सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होगा, एलसीएम ले लीजिएगा। 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 का पावर 4, 3 का पावर 5 का एलसीएम क्या निकलेगा, 3 का पावर 5। ये देखिए, ये तो ऐड कर लेंगे। इसको कैसे ऐड करना है, 3 का पावर 5 हो जाएगा एलसीएम। 3 से भाग दिया कितना आएगा, 3 का पावर 4। 3 का पावर 2 से भाग दिया कितना आएगा, 3 का पावर 3। यहां कितना आएगा, 3 का पावर 2, यहां 3 का पावर 1 और यहां कितना आएगा 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आगे आपसे बन जाएगा आसानी से। इसको ऐड कर लीजिएगा और इसको भी ऐड कर लीजिएगा, आंसर आपको दिख जाएगा। ठीक, सही बटे में ही लिखना है आपको सही बटे में लिखना है। 3 का पावर 4 कितना होगा 81, 3 का पावर 3 27, 3 का पावर 2 9, ये 3 और ये 1, नीचे कितना आएगा 3 का पावर 5 और इसको ऐड कर लीजिएगा, आंसर बता सकते हैं आप। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का योग आपको दिया है 55, जबकि 7 क्रमागत संख्याओं का योग 77 है। तब पहले श्रेणी की सबसे बड़ी संख्या एवं दूसरे श्रेणी की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। तो 5 क्रमागत संख्याओं का योग 55 है। तो मान लीजिए 5 क्रमागत संख्याएं x, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, ये हो गई 5 क्रमागत संख्याएं जिनका योग है 55। ये देखिए, पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, क्रमागत बोला है, एक एक बढ़ाते जाइए क्योंकि x के बाद अगली क्या होगी, x + 1, उसके बाद x + 2, x + 3, x + 4। अब यहां से x, 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 x और x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, बराबर कितना 55। तो 5x बराबर 55 में 10 जाएगा, 45 बचेगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 9। x का वैल्यू 9 आया तो बता दीजिए पहली श्रेणी की सबसे बड़ी संख्या। तो पहली श्रेणी की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, x + 4 मतलब कितना, 9 + 4 कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। अब दूसरी श्रेणी क्या है, 7 क्रमागत संख्याओं का योग 77 है। तो 7 क्रमागत संख्याओं का योग देख लीजिए, x, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5, x + 6, इनका योग कितना है 77। x और x हो गया 2x, ये हो गया 3x, 4x, 5, 6, 7, कितना हो गया 7x। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 4 10, 5 15 और 6 21, बराबर कितना 77। 77 में से 21 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 56। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। अब x का वैल्यू 8 आ गया तो बता दीजिए सबसे छोटी संख्या क्या है, x, जिसकी वैल्यू कितनी है 8।
अब प्रश्न में पूछा क्या है, पहली श्रेणी की सबसे बड़ी संख्या 13 और दूसरी श्रेणी की सबसे छोटी संख्या 8, दोनों का अंतर कितना आएगा? 5। 13 में 8 घटाएंगे तो आंसर क्या होगा? 5। और भी तरीके हैं करने के, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684 और 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3, 4 तथा 5 शेषफल देता है। मतलब आपको बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिससे 411 को भाग दूंगा तो शेषफल बचना चाहिए 3। उसी संख्या से अगर मैं 684 को भाग दूंगा तो शेषफल बचना चाहिए 4। उसी संख्या से अगर मैं 821 को भाग दूंगा तो शेषफल बचना चाहिए 5। ये बड़ी से बड़ी संख्या, ये बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 411 को भाग दूंगा तो 3 बचे, 684 को भाग दूंगा तो 4 बचे और 821 को भाग दूंगा तो 5 बचे। तो आपको पता है बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है वो क्या होती है? HCF। HCF की परिभाषा क्या होती है? बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगी। लेकिन यहां पे बोला है पूर्णतः विभाजित नहीं करना है, यहां पे 3 बचना चाहिए, यहां पे 4 और यहां पे 5। तो बहुत डिटेल्ड में आपको नहीं समझा रहा हूं। जब भी शेषफल वाला प्रश्न होगा तो आप क्या करेंगे? शेषफल को पहले घटा देंगे। तो 411 में 3 गया 408, 684 में 4 गया कितना बचेगा? 680 और 821 में 5 जाएगा कितना बचेगा? 816। इन तीनों का क्या निकाल देंगे? HCF मतलब महत्तम समापवर्तक, वही आपका आंसर होगा। चलिए निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं? पहले किन्हीं दो संख्याओं का निकाल लेते हैं। तो 408 और 680 का निकाल लीजिए, भाग विधि का यूज कर रहा हूं। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दिया, कितना आया? 408 एकम 408, 10 में 8 गया 2, यहां कितना बचा? 7, यहां कितना बचा? 2। अब क्या करते हैं? 272 से 408 को वापस से भाग देंगे, एक बार जाएगा, कितना बचा देखिए? 136। वापस से 136 से 272 को भाग दूंगा, कितने बार जाएगा? 2 बार। कितना मिल गया आपको HCF? 136 इन दोनों संख्याओं का। अब इस 136 के साथ तीसरी संख्या का निकालेंगे, 136 और 816 का। तो 136 और 816 कितने बार में चल जाएगा? 6 बार में ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। मतलब फाइनल HCF कितना आया? 136। यही होगा आपका आंसर। क्यों होगा आंसर? क्योंकि HCF 136 आया जो इन तीनों को क्या करेगा? पूर्णतः विभाजित। समझेंगे बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन तीनों को 136 क्या करेगा? पूर्णतः विभाजित। क्यों? क्योंकि HCF है और HCF दी गई संख्याओं को क्या करता है? पूर्णतः विभाजित करता है। अगर इन तीनों को पूर्णतः विभाजित कर रहा है तो इन तीनों में कितना शेषफल छोड़ेगा? क्रमशः 3, 4 और 5। सिंपल सी बात है यार। अगर कोई संख्या 408 को पूर्णतः विभाजित कर रही है तो 411 में कितना शेषफल देगी? 3। अगर कोई संख्या 680 को पूर्णतः विभाजित कर रही है तो 684 में 4 शेषफल देगी। अगर 816 को पूर्णतः विभाजित कर रही है तो 821 में 5 शेषफल देगी। तो शेषफल वाले प्रश्नों में शेषफल को माइनस करके क्या निकालना है? आपको HCF निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। x का वैल्यू दिया है 7 + 4 √3, तो √x + 1/√x का वैल्यू पूछा है। अगर यहां पे आप वैल्यू पुट करेंगे √x + 1/√x, ध्यान रखिए ये √x का वैल्यू दिया है आपको, तो यहां पे √x का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? 7 + 4 √3। यहां पे √x का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? 7 + 4 √3। अब आपने वर्गमूल में पढ़ा होगा परिमेयकरण। परिमेयकरण कब करते हैं? तो जब अंश बटे हर के रूप में कोई डेटा दिया होगा और हर में क्या लगा होगा? वर्गमूल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अंश बटे हर का रूप आपको दिया होगा और हर में क्या लगा होगा? वर्गमूल। तो आप क्या करते हैं? परिमेयकरण करते हैं।
तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है इसका परिमेयकरण। ये देखिए, तो इसका परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो हर में जो भी होगा उसका चिन्ह को चेंज करके ऊपर और नीचे गुणा करते हैं। ये होता है परिमेयकरण। तो 1 का गुणा करेंगे 7 में तो 7 आएगा, 1 का गुणा करेंगे -4 वर्गमूल 3 में तो 4 वर्गमूल 3 आएगा। नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा, मतलब 7 स्क्वायर, और ये हो गया 4√3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो गया, 7 माइनस 4√3, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 4√3 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 4√3 का वर्ग हो जाएगा 16 इंटू 3 कितना 48, 4 चौको 16, वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3 हो गया 3। तो फाइनली कितना आएगा, 7 माइनस 4√3 आएगा। ये होता है परिमेयकरण करना। क्यों परिमेयकरण करते समय चिन्ह को चेंज करते हैं, जिससे नीचे क्या बन जाए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक, और वर्गमूल का स्क्वायर करने से वर्गमूल हट जाता है, इसीलिए चिन्ह को चेंज किया जाता है। तो इसके प्लेस पे मैं क्या पुट कर सकता हूं, इसके प्लेस पे मैं 7 माइनस 4√3 पुट कर सकता हूं। तो पुट कर दीजिए, तो ये 4√3 से 4√3 कैंसिल हो जाएगा, 7 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 14 आ जाएगा। ठीक, 7 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 14। ऑप्शन में सुधार लीजिएगा, आंसर इसका 14 ही आएगा। अगर यहां पे √x लेते हैं तो आंसर क्या आएगा, 14 ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 हो तो उनके आयतनों का अनुपात पूछा है। तो यहां पे आपको पृष्ठ क्षेत्रफल पता होना चाहिए गोले का। पिछले वीडियो में आपको समझाया था, वक्र पृष्ठ बोलिए या संपूर्ण पृष्ठ बोलिए, सेम होता है गोले का। क्या होता है देखिए, 4 पाई आर स्क्वायर, तो पहले वाले था तो r1 ले लिया, दूसरे वाले का देखिए क्या लिख दूंगा, यहां पे सीधे अनुपात ले रहा हूं तो 4 पाई r2 का स्क्वायर। पिछले वीडियो में समझाया था इस प्रकार के प्रश्न को करने का तरीका, वक्र पृष्ठ बोलिए या संपूर्ण पृष्ठ बोलिए, गोले का एक ही होता है। इसी कारण मैंने क्या ले लिया यहां पे, 4 पाई r1 स्क्वायर, नीचे वाले का 4 पाई r2 स्क्वायर, क्योंकि दो अलग अलग गोले हैं। तो 4 पाई से 4 पाई हो गया कैंसिल। यह अनुपात आपको प्रश्न में दिया है कितना, 4/25। इधर पे क्या लिख सकता हूं मैं, r1/r2 का वर्ग, तो यहां से r1/r2 का वैल्यू कितना मिल जाएगा, वर्ग हटेगा तो वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 और 25 का वर्गमूल 5। लेकिन यह किसका अनुपात मिला है, त्रिज्याओं का। पूछा क्या है, आयतन का अनुपात। अब आयतन का फॉर्मूला पुट कर दीजिए, पहले वाले गोले का आयतन 4/3 पाई r1 का क्यूब, दूसरे वाले गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r2 का क्यूब। 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, क्या बचेगा यहां पे, r1/r2 का क्यूब, और r1/r2 का वैल्यू आपने कितना निकाला है, 2/5, तो 2 का क्यूब हो गया 8 और 5 का क्यूब हो गया 125। तो आप पहले r1/r2 का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद आपको मिलेगा आयतनों का अनुपात। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 संख्याओं a, b और c का योग 98 है। यदि a अनुपात b 2:3, ठीक, a अनुपात b का वैल्यू कितना दिया है आपको, 2:3, b अनुपात c का वैल्यू कितना दिया है, 5:8, तो b का मान पूछा है क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा a अनुपात b अनुपात c। तो उसको निकालने का एक तरीका यह भी होता है, कॉमन को कॉमन के नीचे जमा दीजिए। कॉमन क्या है, b। अब 5 का 2 में गुणा 10, 5 का 3 में गुणा 15, 8 का 3 में गुणा 24। 5 का 2 में गुणा 10, 5 का 3 में गुणा 15 और 8 का 3 में गुणा 24। अनुपात क्या आया, 10, 15, 24। इसका मतलब 98 रुपया को बांटना है 3 लोगों में, 10:15:24 में। तो b का वैल्यू पूछा है, तो b का मान सीधे निकाल दो, 15 बटा कितना हो जाएगा 49, तीनों का योग इंटू कितना 98, कितना आ जाएगा b का वैल्यू 30। तो ऑप्शन देख लीजिए, b का वैल्यू 30।
यह आसान प्रश्न है, इसको आप कर सकते हैं। अगला देखिए, √5x प्लस √3x प्लस 1 डिवाइड बाई √5x माइनस √3x प्लस 1 बराबर 9। तो x का वैल्यू पूछा है, क्या होगा। एक तरीका तो यह है, ऑप्शन पुट करके देख लीजिए कौन से ऑप्शन को पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड में 9 मिलेगा। जैसे अगर मैं 5 पुट करूंगा तो 5 पचे 25, 5 3 15 और 1 16, 5 पचे 25, 5 3 15 और 1 16, तो ये हो गया 5 प्लस 4, ये हो गया 5 माइनस 4। तो आंसर कितना आ रहा है 9/1। राइट हैंड साइड में भी कितना है 9। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, युगांतरानुपात, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। युगांतरानुपात, जब कभी भी आपको ऐसा कुछ दिखाई दे, डेटा बिल्कुल सेम, केवल प्लस और माइनस का डिफरेंस हो, इसका मतलब ऑलरेडी क्या लगा हुआ है, युगांतरानुपात लगा हुआ है। इसमें वापस से दोनों साइड क्या करेंगे आप, युगांतरानुपात नियम लगा देंगे। तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी युगांतरानुपात नियम लगाने पे क्या बन जाता है, तो युगांतरानुपात नियम लगाने पे ये बन जाता है √5x डिवाइड बाई √3x प्लस 1, a बाई बी बन जाता है। आपको समझा चुका हूं पहले भी, a बाई बी बराबर c बाई डी में अगर युगांतरानुपात लगाएंगे तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन c माइनस डी हो जाता है। इसमें अगर युगांतरानुपात लगाएंगे तो ये बन जाएगा, और इसमें अगर लगाएंगे तो ये बन जाएगा। तो ये a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी के जैसा रूप है, वो क्या बन जाएगा, a बाई बी। इधर पे क्या बन जाएगा 9 प्लस 1 अपॉन 9 माइनस 1। अब पूरे को एक में लिख दीजिए, ये देखिए पूरे को एक ही वर्गमूल में लिख दिया, ये क्या बन गया 10/8। 2 से काटा कितना आया 5/4। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5x बटा 3x प्लस 1, वर्गमूल हटाएंगे तो वर्ग लगेगा, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16। सिंप्लीफाई करना है, 5 से 5 बार में कैंसिल, कितना आ जाएगा 16x बराबर 15x प्लस 5, तो x का वैल्यू कितना आएगा 5। ठीक, अगर युगांतरानुपात नहीं पता है तो ऑप्शन से चेक करिए, युगांतरानुपात पता है, योग और अंतर समानुपात का नियम होता है। ये a बटा बी बराबर c बटा डी है, तो आप युगांतरानुपात लगाएंगे तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन c माइनस डी हो जाता है। ऑलरेडी युगांतरानुपात लगे हुए इक्वेशन में अगर आप युगांतरानुपात लगाते हैं तो वो अपने मूल रूप में आ जाता है। क्या समझाया मैं भी आपको कि a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी में युगांतरानुपात लगाएंगे तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, c प्लस डी अपॉन c माइनस डी बन जाएगा। और जब इसमें युगांतरानुपात लगाएंगे तो ये अपने मूल रूप में वापस चला जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 20% छूट देने पर उसे 25% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 432 रुपए है तो उसका अंकित मूल्य क्या है। कर लेंगे, ये बहुत आसान है। लाभ हानि के कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए कि क्रय मूल्य पे ही लाभ लगता है, क्रय मूल्य पे ही हानि, और अंकित मूल्य पे छूट। तीनों क्या देंगे आपको, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 432, 432 में कितना लाभ लिए हैं आप 25% का, तो ये क्या मिल गया आपको, विक्रय मूल्य मिल गया। ठीक, 25 पचे 125, 25 चौको 100, 4 से काटेंगे कितना आएगा 108, कितना आ जाएगा 540। ये क्या मिल गया आपको, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य पे लाभ का परसेंट, 432 का सामान खरीद के लाया, 25% रेट बढ़ा के बेचा उसको, मतलब कितने में बेचा 540। अब 540 में कैसे बेचा, तो मैं क्या किया, एमआरपी पे कितना डिस्काउंट दिया हूं 20% का, तो एमआरपी का 80% किया तो भी मेरे को कितना मिल रहा है 540। सिंप्लीफाई कर लो, एमआरपी कितना मिल जाएगा देख लीजिए, तो 540 गुड़ा 10/8, 8 छंग 48। ठीक, कितना बचा 8 छंग 48, 6 0। कट करिए इसको, सिंप्लीफाई करिए, 4 से कट कर दीजिए या 2 से कट करिए, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 से कट करिए, 2 एकम 2, 2 तिरिका 6, 2 पंचे 10। गुड़ा करेंगे 5 पचे 25, 5 तिरिका 15, 2 17, 5 एकम 5 और 1 6, 675 रुपए।
तो कैलकुलेशन आप कर लेंगे। केवल आपको समझना यह था कि क्रय मूल्य पे लाभ का परसेंट तो भी विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य पे हानि का परसेंट तो भी विक्रय मूल्य, और एमआरपी पे डिस्काउंट तो भी विक्रय मूल्य। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये x और y का मान पूछा है, x और y का मान। ये रहा एंगल x, ये रहा एंगल y, यहां पे भी एंगल x है। कैसे निकालेंगे, तो आप देख पा रहे हैं ये पूरे एंगल का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो मैं यहां क्या लिखता हूं, 3x प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। तो यहां पे 3x बराबर कितना आया, 90। तो x का वैल्यू तो मेरे को मिल गया कितना, 30। x तो मेरे को मिल गया 30। तो x 30 कहां कहां पे है, d में भी है और c में भी है। y चाहिए। अब यहां देखिए इस पूरे एंगल का मान भी कितना होगा, 180। तो यहां पे क्या लिखता हूं मैं, x प्लस 60 प्लस y बराबर 180। तो x का मान पुट कर दिया 30, तो यहां से y का मान मिल जाएगा आपको, कितना आ जाएगा, 90। तो x 30 और y 90, ऑप्शन हो जाएगा डी। आसान है ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। 3 घन जिनमें प्रत्येक की भुजा 8 सेंटीमीटर की है को जोड़कर एक घनाभ बना दिया गया है, तो इस तरह बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। यह आप लोग का प्रश्न है, आप लोग करेंगे इसको और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना आंसर आ रहा है। ठीक, क्योंकि घन और घनाभ से संबंधित प्रश्न कल कराया हूं। कल जो वीडियो अपलोड हुआ है उसमें ज्योमेट्री के बहुत सारे प्रश्न आपको मिले हैं। एक शंकु आकृति का टेंट कपड़े से बना है जो लंबवृत्तीय शंकु के आकार में है, मतलब इस प्रकार का ही शंकु है। ये देखिए, यदि टेंट के आधार का व्यास, ये आपको व्यास दे दिया है कितना, 42, तथा टेंट की ऊंचाई, ये ऊंचाई आपको दे दिया है कितना, 28, तो इस टेंट को तैयार करने हेतु कितना न्यूनतम कपड़ा आवश्यक होगा। अब इस बात को समझिए, टेंट आप लगा रहे हैं तो कपड़ा कहां पे लगाएंगे, न्यूनतम कपड़े की बात कर रहा है। तो न्यूनतम कपड़ा कहां पे लगेगा, उसके वक्र पृष्ठ में लगेगा। कल समझाया था शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो कपड़ा कहां पे यूज होगा, वक्र पृष्ठ पे यूज होगा। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है शंकु का, पाई आर एल होता है। यह होता है शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक, पाई आर एल की वैल्यू ही आपको फाइंड करनी है। अब r तो पता है कितना है, 21, क्योंकि व्यास 42 है तो r कितना हो जाएगा, 21। l कैसे निकलेगा, तो l कैसे निकालेंगे, ये होता है l। तो l कैसे निकालेंगे भाई, तो l का वर्ग बराबर h का वर्ग प्लस r का वर्ग। तो यहां से क्या मिल जाएगा, l मिल गया। तो यहां पे l और r का वैल्यू पुट करिए, आपको क्या मिल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। पाई का वैल्यू कितना, 22/7 बन जाएगा। ठीक, इसका भी आंसर आप कमेंट हुए और इसी तरह विद्या हुआ देखेंगे। अपने भ्रमण के दौरान एथलीट अपने अनुभव, जीवन से सबक, सही खान पान से जुड़े सुझाव साझा करेंगे और स्कूली बच्चों को प्रेरणादायक प्रोत्साहन भी देंगे। ठीक है, तो अपने आइडल से मिलाने का एक जरिया है ये अभियान। नाम क्या है, मीट द चैंपियंस। ठीक है, चैंपियनों से मिलिए अभियान। चलते हैं अगले टॉपिक पर। बराबर लंब का वर्ग मतलब 12 का वर्ग, आधार मतलब पूरा आ जाएगा, इसको y बोल दिया तो आधार क्या आ जाएगा, ये देखिए x प्लस वाई का वर्ग, ऐसा हो जाएगा। तो यहां से 20 का वर्ग हो गया 400, 12 का वर्ग हो गया 144 बराबर x प्लस वाई का वर्ग कितना आ गया भाई, 256 बराबर x प्लस वाई का वर्ग। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना मिल गया, 16, मतलब दोनों को जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, 16 मिलेगा। अब दोबारे कहां पे लगाएंगे, ये वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, y। कैसे मिलेगा देख लीजिए, कर्ण का वर्ग मतलब 15 का वर्ग बराबर 12 का वर्ग प्लस y का वर्ग। तो 15 का वर्ग 225, 12 का वर्ग 144, कितना आ जाएगा 81। तो यहां से y की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 9, y 9 मिल गई। तो x बता सकते हैं, दोनों का टोटल 16 है, y 9 मिल गया तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7। आंसर हो जाएगा C। आसान है, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे आपसे बन जाएगा। लास्ट प्रश्न आज का देख लीजिए।
20 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। मान लीजिए इसमें दूध और पानी का 20 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। इसमें से 4 लीटर मिश्रण निकाल दिया गया तो बचा कितना भाई? 16 लीटर बचा ना। कितना बचा? 16 लीटर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 16 लीटर में भी अनुपात क्या होगा? 5:3 होगा। पहली बात, जब तक बाहर से दूध या पानी नहीं मिलाएंगे अनुपात चेंज नहीं होगा। आप घर में जो मिश्रण आता है दूध और पानी का, मिश्रण ही आता है घर में दूध और पानी का, तो उस दूध और पानी के मिश्रण को अलग अलग 10 बर्तन में डाल दो, सारे बर्तन में अनुपात एक ही होगा। आप अलग अलग नहीं कर सकते, दूध को अलग पानी को अलग नहीं कर सकते। अनुपात तभी चेंज होगा जब बाहर से कुछ मिलाएंगे आप। तो यहां पे 16 लीटर बचा, इसमें भी दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? 5:3। तो इस 16 लीटर में दूध कितना हो जाएगा? 5/8 × 16। तो इस 16 लीटर में दूध कितना? 10। और पानी कितना हो जाएगा? 3/8 × 16। तो पानी कितना? 6। इस 16 लीटर में दूध कितना? 10 और पानी कितना? 6। बाहर से क्या किए? 4 लीटर मिश्रण निकाले और इतना ही दूध मिला दिए। तो दूध कितना हो गया? 10 4 14। पानी कितना? 6। अनुपात कितना हो गया? 7/3 हो गया। ठीक। तो आपको ऐसे प्रश्नों में फंसना अगर नहीं है तो क्या करना है? 4 लीटर मिश्रण निकाल दिए, बचा कितना? 16। इस 16 में दूध कितना? 10। पानी कितना? 6। अब बाहर से 4 प्योर दूध मिलाए हैं तो दूध कितना हो गया? 14। पानी 6 का 6 है। अनुपात कितना? 7:3। तो ये कंप्लीट हो गए आपके 30 प्रश्न पूरे। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो जो 3 वीडियो अपलोड हुए हैं, ठीक, जो 3 वीडियो अपलोड हुए हैं यूट्यूब में, तीनों वीडियो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फूड इंस्पेक्टर के लिए। तो चलिए, बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोग सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।